स्टूडेंट्स, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शोएब सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक का 6th चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। अशोका मित्रन बताते हैं कि ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है। ये जो स्टोरी है तो वो स्टोरी है कि जब वो जेमिना स्टूडियो में काम करते थे तो उस टाइम के जो स्टूडियोज़ थे वो कैसे होते थे, मतलब वो इस स्टोरी में ये सब डिस्क्राइब करते हैं। तो वो बताना स्टार्ट करते हैं कि जब वो जेमिना स्टूडियो में काम करते थे जो कि चेन्नई में था, तो वो जो स्टूडियोज़ थे वो एक टाइम पे वो टाइम ऐसा था जब उस समय जब वो काम करते थे कि स्टूडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उस टाइम पे जो स्टूडियोज थे, स्पेशली इन साउथ, मतलब साउथ में। तो वो बताते हैं कि जब मूवीज़ की शूटिंग होती थी, मतलब आपने भी देखा होगा कि जब मूवीज़ की पहली जो पुरानी मूवीज़ थी वो इंडोर होती थी, मतलब जो स्टूडियोज़ के अंदर ही होती थी, आउटडोर मूवीज़ की शूटिंग नहीं होती थी। तो पहले के टाइम के जो स्टूडियोज़ थे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो वो उनका ऐसा कोई काम नहीं था वहाँ पे, उनका सिर्फ काम इतना था कि वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को कट करके रखते थे और वो जो स्टूडियो के जो लोग थे, वहाँ का मेकअप डिपार्टमेंट, वहाँ का शूटिंग डिपार्टमेंट, वहाँ का जो मतलब जितने भी एक उसमें स्टूडियो में डिपार्टमेंट्स होते हैं एज मूवी से रिलेटेड, मतलब शूटिंग से रिलेटेड, तो वो उन सबको ध्यान देते थे और वो देखते ये थे कि वहाँ का जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, वो बिल्कुल भी मेकअप डिपार्टमेंट की तरह नहीं था, वो बिल्कुल सैलून की तरह था। और सैलून की तरह इसलिए था कि वहाँ पे जो मिरर जो लगे थे, उनके जो आसपास लाइटिंग लगी रहती थी वो बहुत ही लाइट जो है वो बहुत हीट करती है और बहुत जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होती थी उनको बहुत इरिटेट करती थी, जिससे वो अनकम्फर्टेबल फील करते थे। पर एक टाइम पे क्या होता है कि जब वहाँ का जो मेकअप ब्रांड था, वहाँ पे जो मेकअप ब्रांड यूज़ होता था उसका नाम था पैनकेक्स। और वो मेकअप ब्रांड को यूज़ करके जो मेनली जब हम कुछ मेकअप करते हैं तो यही चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, मतलब हम ब्यूटीफुल दिखें। बट जो अशोका मित्रन थे वो बिल्कुल इससे अपोजिट सोचते थे और वो ये मेकअप करके बिल्कुल ये सोचते थे ये बिल्कुल अगली लग रहे हैं। ये खुद में ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बट मेरे को बिल्कुल ये अगली लग रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि वो बताते हैं कि वहाँ पे एक हायरार्की भी फॉलो हो रखी थी। मतलब जो मेकअप मैन था, सीनियर मेकअप मैन, वो मेन एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करता था और जो उनका सेकंड मेकअप मैन था वो सेकंड मेन एक्टर एक्ट्रेस का मेकअप करता था और जो जूनियर मेकअप मैन था वो बाकी जो और लोग आते हैं वो शूटिंग के वक्त वो उनका मेकअप करता था। मेनली वो शिफ्ट होते हैं फिर एक ऑफिस बॉय की तरफ। तो वो बताते हैं कि वहाँ पे एक ऑफिस बॉय भी था। बेसिकली वो एक ऑफिस बॉय नहीं कह सकते हम उसको, वो एक 40-year-old मैन था जिसका काम सिर्फ इतना था कि कभी भी ऐसा होता है कि शूटिंग के वक्त बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना, जब कोई शूटिंग हो रही होती है तो और भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो एक्स्ट्रा लोग आते थे वहाँ पे वो उनका मेकअप करता था। लेकिन वो जो मैन था वो करना तो बहुत कुछ चाहता था, वो चाहता था कि वो एक्टिंग भी करे, वो डायरेक्टिंग भी करे, वो मेकअप भी करे, सारी चीज़ें करना चाहता था। बट एक्चुअल में क्या था, वो कुछ भी नहीं कर पाया था। बेसिकली वो मेकअप करता था वो बस वही करता रह गया। फिर जो अशोका मित्रन थे वो शिफ्ट होते हैं एक बहुत ही मेन कैरेक्टर की तरफ जिसका नाम था कुथुमंगलम सुहु। कुथुमंगलम सुहु एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं था तो वो एक क्लर्क ही, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड मैन कह सकते हैं उसको। मतलब वो एक तरह से ऑलराउंडर था, उसको सारी चीज़ें करनी आती थी। वो एक्टिंग भी कर लेता था, वो डायरेक्टिंग भी कर लेता था, वो लिरिकर भी बन जाता था। और जो जैसे एक्ट्रेस कभी कोई शूटिंग पे है और उनको कोई एक्टिंग नहीं करनी आ रही है, कोई डायलॉग नहीं बोलना आ रहा है, तो वो उस डायलॉग को बोल के भी दिखाता था कि आप ऐसे बोल सकते हैं इसे, और तरह तरह की चीज़ें भी सिखाता था। और डायरेक्टर को कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो डायरेक्टिंग भी करना सिखाता था। तो मतलब वो इतना टैलेंटेड था तो वो उसको सारी चीज़ें आती थी, पर था तो वो एक क्लर्क ही, उसका ऐसा कोई काम नहीं था। बट ही इज़ अ गुड मैन। और जो वहाँ के स्टूडियो के जो ओनर थे वो भी उसको बहुत पसंद करते थे, मतलब बहुत लाइक करते थे। इस वजह से जो बाकी लोग थे, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग थे, उससे बहुत जेलस फील करते थे। और
फिर वो शिफ्ट होते हैं लॉयर के कैरेक्टर की तरफ, जो कि एक लीगल मैन था, बट उसका नाम लीगल से इलीगल रख दिया गया था। और वो लीगल से इलीगल मैन क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया कि एक टाइम था जब सेट पे शूटिंग हो रही थी और शूटिंग के टाइम ही एक एक्ट्रेस डायरेक्टर से लड़ने लग जाती हैं, तो वो जो लॉयर थे, वो जो इलीगल मैन थे, उन्होंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी वो लड़ते हुए। उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाता है तो वो उस वीडियो को दिखाते हैं कि तो जब वो वीडियो दिखाते हैं, जो एक्ट्रेस थी वो बहुत ही गिल्टी फील करती है और बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करती है कि ये तुमने क्या किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और वो अपने मन में भी सोचती है कि मैं क्या कर रही थी, मतलब इतना लड़ रही थी, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और तो वो ये फिर बोल देती है कि मैं आज से अपनी जो एक्टिंग का करियर है वो छोड़ दूंगी, मैं बिल्कुल भी स्टूडियो नहीं आया करूँगी और मैं बिल्कुल भी अब ये एक्ट्रेस की जो शूटिंग है वो नहीं करूँगी बिल्कुल भी। इस वजह से सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और वो ये कह कर गई थी कि मेरा जो प्रोफेशन है मैं इसको यहीं स्टॉप करती हूँ और आज के बाद मैं स्टूडियो नहीं आऊँगी, आज के बाद मैं कोई शूटिंग नहीं करूँगी। देन वो शिफ्ट होते हैं वर्ल्ड के बारे में बताना और मतलब वो उस वर्ल्ड को स्टूडियो से लिंक करके बताना। फिर वो बताते हैं कि वहाँ की जो एशियन कंट्रीज़ थी उनमें एक बिलीव आया, वो बिलीव ये था कम्युनिज्म को स्प्रेड करना, मतलब कम्युनिज्म फैलाना। कम्युनिज्म बेसिकली ये था कि पॉवर्टी को कम करना और इक्वलिटी को स्प्रेड करना, मतलब लोगों के बीच फैलाना। बट इसमें क्या था कि कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी थे और कुछ लोग इसको फेवर भी कर रहे थे। तो जो लोग इसको फेवर कर रहे थे वो लोग बहुत खुश थे और जो लोग इसके अगेंस्ट में थे वो लोग चाहते थे कि ये कम्युनिज्म यहीं स्टॉप कर दिया जाए, ये जो बिलीव लोगों के अंदर पैदा हुआ है वो यहीं ख़त्म कर दिया जाए। फिर क्या हुआ, वहाँ का जो मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी थी वो इंडिया आई और उन्होंने फिर ये सोचा कि यहाँ का जो जेमिना स्टूडियो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहा है, मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंस है, बहुत ही अच्छा स्टूडियो है, तो क्यों नहीं हम इसमें ट्राई करके देखें। तो वहाँ का जो ओनर था, जो स्टूडियो का ओनर था एस वासन, उसके पास वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हम इस सेट पे एक्टिंग कर सकते हैं, क्या ये जो एक्टर और एक्ट्रेसेस रोल प्ले कर रहे हैं उनकी जगह पे हम ये रोल प्ले कर सकते हैं, तो एक्टिंग कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे वो तो ये सोचने लग जाते हैं कि ये इतनी दूर से आए हैं, ये बाहर से आए हैं, तो मैं इनको परमिशन दे देता हूँ और मतलब इससे जो हमारा स्टूडियो है उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, मतलब लोग सोचेंगे कि हाँ इस स्टूडियो में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो वहाँ का जो ओनर थे वो परमिशन दे देते हैं, मतलब उनके माइंड में ये आता है कि यहाँ पे ये इक्वालिटी स्प्रेड करेंगे। पर वो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। जब वो वहाँ से वापस अपने एशियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो वहाँ के जो स्टूडियो के जो ओनर थे वो ये सोचते हैं, उनको बाद में ये पता चलता है कि वो जो आर्मी थी वो यहाँ पे लोगों के माइंड में इनइक्वालिटी पैदा करके गई है, मतलब एक इनइक्वालिटी उनके माइंड में भर दी कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता उस एक्टिंग की वजह से। और उनको ये लगा था कि यहाँ मेरे स्टूडियो में ये लोग काम करेंगे तो मेरे स्टूडियो की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। पर उनको ये बात रियलाइज़ हो जाती है, तो वो आगे से ये सोचते हैं कि मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। फिर क्या होता है कि वहाँ पे मतलब बहुत सेलिब्रिटीज़ ही आते थे, वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल था वो स्टूडियो वहाँ का, और वहाँ का जो ओनर थे वो भी चाहते थे कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आएँ। फिर वहाँ पे एक स्टीफन स्पेंडर नाम के एक इंसान वहाँ पे आते हैं जो कि पोएट थे, मतलब वो एक पोएट थी, मतलब बुक्स लिखते थे, बेसिकली राइटर थे, है ना। तो वो वहाँ पे आते हैं और वो वहाँ से बात करते हैं और उनसे फिर से मतलब जैसे ही वो मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी जो चली जाती है उनके बाद जब वो आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो स्टूडियो है बहुत ही फेमस है और यहाँ पे और भी लोग आ चुके हैं और मतलब आते भी हैं, यहाँ पे एक्टिंग भी करी है, तो ये सब वो उनको बताते हैं। तो वो जो ओनर थे वो कहते हैं हाँ।
तो वहाँ पे जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, जो स्टीफन स्पाइंडर थे वो बोलना जब स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस थे उनको ना तो उनकी लैंग्वेज समझ आ रही थी, ना ही जो स्टीफन स्पाइंडर थे ना उनको एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की मतलब लैंग्वेज एक दूसरे को उनकी नहीं समझ आ रही थी। तो वो स्टूडियो के जो ओनर थे उनसे कहते हैं यहाँ के तो ये जो लोग हैं वो मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं, और ना ही ये लोग कैसे बोलते हैं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसे बोलते हैं। जब तक उनको ये नहीं पता था कि ये है कौन, वो लोग नहीं जानते थे कि ये है कौन। तो जब जो अशोका मित्रन थे, जब वो जेमिना स्टूडियो छोड़ देते हैं, मतलब वो वहाँ पे जब काम नहीं करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो राइटर बनेंगे, मतलब कुछ लिखेंगे। तो एक बारी क्या होता है कि वहाँ पे एक कंपटीशन होता है जो कि इन्हीं राइटिंग कंपटीशन, मतलब पोएट्री कंपटीशन एक तरह से हम कह सकते हैं। तो वो कंपटीशन होता है, तो उसी के लिए वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ लिखूंगा तो उससे पहले मैं कुछ पढ़ तो लूँ, और वो जो लिखने वाले थे वो उसको भेजने वाले थे ब्रिटिश पीरियोडिकल। तो वो जानना चाहते थे ये पीरियोडिकल होता क्या है। तो फिर वो जाते हैं वहाँ से ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। तो वहाँ पे जब वो ब्रिटिश पीरियोडिकल बुक्स उठाकर देखते हैं, तो वहाँ पे जो बुक्स थी उनमें से एक बुक के जो एडिटर थे वो स्टीफन स्पाइंडर ही थे। तो वो वहाँ जब वो बुक देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये जो हमारे यहाँ आए थे वो इतने बड़े इंसान थे, मतलब वो एक राइटर थे और हमें पता ही नहीं था। मतलब वो ये रियलाइज़ करते हैं कि हमें तो पता नहीं था ये कौन है, अच्छा मुझे अब पता चला कि ये यहाँ क्यों आए थे। तो फिर वो बुक पढ़ते हैं। तो वहाँ से एक बारी क्या होता है कि वहाँ अशोका मित्रन वो बुक पढ़ के चले जाते हैं। एक बारी एक जगह से वो निकल रहे होते हैं, तो वहीं पे एक स्टॉल, मतलब ज़मीन पे एक बुक सेल हो रही होती है जिसका नाम था द गॉड दैट फेक। वो बुक बहुत ही एक्सपेंसिव थी। वो जो बुक थी बेसिकली वो बहुत ही एक्सपेंसिव बुक थी, बट उसकी जो कॉपीज़ थी बहुत ही चीप रेट में सेल करी जा रही थी। मतलब वो उसकी कॉपीज़ थी जो सेल करी जाती हैं, जिनमें अलग अलग बड़े बड़े राइटर्स के जो एसेज थे वो उसमें लिखे हुए थे। तो जब वो राइटर्स के एसेज वहाँ पे लिखे हुए थे, तो वो बुक जो अशोका मित्रन थे वो जब जेमिना स्टूडियो छोड़ देते हैं और वहाँ पे काम नहीं करते हैं, तो वो फिर उस बुक को ख़रीद लेते हैं। और उस बुक खरीदने के बाद जब वो अलग अलग जो राइटर्स के जो एसेज थे उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें से एक जो ऐसे था वो स्टीफन स्पाइंडर ने भी लिखा था, जिनका नाम वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था। तो उनको वो पढ़ने के बाद समझ आता है कि वो स्टीफन स्पाइंडर एक्चुअली में यहाँ आए क्यों थे, मतलब वो यहाँ क्यों आए थे। पहले हमारे स्टूडियो में मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी आ चुकी थी, जिसके कारण वो एक इनइक्वालिटी पैदा करके गई मतलब यहाँ के लोगों में। तो वो इसी से रिलेटेड जो वो बिलीफ पैदा हुआ था लोगों के अंदर, वो उसी से रिलेटेड कुछ जानने के लिए आए थे कि वहाँ के लोगों के आइडियाज़ क्या हैं, वहाँ के लोग कैसे समझते हैं, वहाँ के लोग क्या जानना चाहते हैं। मतलब वो उन लोगों की जो थिंकिंग थी, उन लोगों की जो सोच थी, वो उसको पता करने के लिए वहाँ पे आए थे जो स्टीफन स्पाइंडर थे। तो जब उनको ये बात समझ आती है कि वो यहाँ पे इसीलिए आए थे कि वो जानना चाहते थे कि वहाँ के जो एक्टर थे, एक्ट्रेसेस थे, वो जो स्टूडियो था, वहाँ के जो और भी लोग थे जिन्होंने एक बिलीफ पैदा कर रखा था अपने अंदर, उस बिलीफ के थ्रू, उस अबाउट दिस बिलीफ, उसके बिलीफ की वजह से उनके दिमाग में क्या था, मतलब वो किस चीज़ को, मैंने बताया था ना वो अगेंस्ट में भी थे, कुछ लोग फेवर में भी थे। तो वो स्टीफन स्पाइंडर इसी चीज़ को पता करने के लिए आए थे कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं, कैसे आइडियाज़ पैदा करते हैं और वो कैसे आइडियाज़ को अपने काम में लगाते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है जब उनको ये पता चल जाता है कि वो यहाँ आए क्यों थे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू।